हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिर आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, मान लीजिए किसी का हाथ पैर कांप रहा है, तो हाथ पैर क्यों कांप रहा है, हाथ पैर कांपने का क्या कारण है, हाथ पैर कांपने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए पूरी तरह से कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में A to Z आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूं। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। किसी का हाथ कांपता है, किसी का पैर कांपता है, ये क्यों कांपता है, किसकी वजह से कांपता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, हर एक बात आप लोगों को इसी ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए किसी का क्या हो रहा है, हाथ या फिर पैर कांप रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या क्या बात बताने वाला हूं। वो हाथ पैर क्यों कांपता है, हाथ पैर कांपने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं, हाथ पैर कांपने का क्या कारण होता है, इसमें कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, हर एक बात आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक एक चीज़ों को एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा। और आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको ये बात जानना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई भी सामान उठाते हैं तो उनका हाथ हिलता रहता है, पैर कांपता रहता है, तो इनका कारण क्या होता है, ये क्या होता है, इन्हीं के बारे में पूरी बात आपको बताने वाला हूं। चलिए, हाथ पैर जो कांपता है ये क्या होता है, तो इन्हें मेडिकल टर्म में देखिए, एक बात और बता देता हूं आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा। इंग्लिश शुद्ध लिखा गया है, हिंदी में शुद्ध आपको समझाऊंगा, तो किसी को भी यहां पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस आपको कोशिश करना है वीडियो को एक बार पूरा किसी तरह से देख लेना है, समझिए। देखिए, हाथ पैर जो कांपता है तो इसे क्या कहते हैं, तो हाथ पैर जो कांपता है इसको मेडिकल टर्म में ट्रीमर कहा जाता है, जो कि क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें हम अपने शरीर को, अपने हाथों को, अपने पैरों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शेकिंग होता है, ये कांपता रहता है, हिलता रहता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इसी वजह से यह प्रॉब्लम देखा जाता है। जो लोग सिर्फ हिंदी में जानना चाहते हैं वो लोग जान लीजिए कि मेडिकल भाषाओं में से ट्रीमर कहते हैं। यह जो होता है इनवॉलेंट्री होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर को, हाथों को, पैरों को काबू नहीं किया जा सकता है, नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से हमारा हाथ जो होता है, जो पैर होता है, वो हिलता रहता है, कांपता रहता है। यही मेन कारण होता है, समझ गए आप लोग। तो ये होता है, क्या होता है, ट्रीमर होता है। इसे क्या कहा जाता है, ट्रीमर कहा जाता है, समझ गए। मेडिकल टर्म में इसे ये कहा जाता है, ये नहीं कि हाथ पैर कांप रहा है, तो हाथ पैर कांपने को मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, ट्रीमर कहा जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई, आपको ये बात जानना चाहिए, हाथ पैर जो कांपता है क्यों कांपता है, ये कांपने का क्या कारण होता है। चलिए अब आप लोगों को ये भी बात बता देते हैं। कारण नहीं बता रहा हूं, पहले आपको लक्षण बता देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी को कहते हैं कि इनको ट्रीमर हो गया है, तो ट्रीमर होने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं, क्या लक्षण देख करके हम बताते हैं कि इनको ट्रीमर हो गया है, क्या लक्षण देखते हैं। तो चलिए लक्षण की बात कर लेते हैं। उनका हाथ जो होता है, कोई भी ग्लास व्लास अगर उठाते हैं तो हाथ हिलता रहता है, कोई भी सामान को सही से वो पकड़ नहीं पाते हैं। उनका उंगलियां जो होता है वो भी कभी कभी उंगलियां भी हिलता रहता है, पैर भी उनका हिलता रहता है। अगर मान लीजिए कोई भी ग्लास पकड़ते हैं तो सही से ग्लास पकड़ नहीं पाएंगे, वो भी हिलता रहता है। और जिन लोगों को ट्रीमर हुआ रहता है, जिन लोगों का हाथ पैर कांपता है, उन लोगों का आवाज भी देखते हैं, वो आवाज भी उनका हिलता डुलता निकलेगा, ठीक। और अगर उनसे कोई भी चीज लिखवाएंगे तो वो सही से लिख भी नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आप यहाँ पर लिखिए अंकित चतुर्वेदी, अंकित मेरा नाम है, आप अंकित लिख करके बताइए, तो अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उनका हाथ पैर हिल रहा है, तो वो इस तरह से लिखेंगे अंकित, इस तरह से वो हाथ को कांपते हुए लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उनसे कहेंगे इस तरह से आप बना करके दिखाइए, तो उनका हाथ जब कांपेगा वो इस तरह से करेंगे, इस तरह से वो बनाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका हाथ जो है वो हिल रहा है, कांप रहा है, ठीक, तो इस तरह से वो बनाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति रहेंगे वो एकदम अच्छा से इसको ऐसे बना लेंगे, क्योंकि उनका हाथ पैर कांप नहीं रहा है, उनको ट्रीमर डिजीज नहीं हुआ है, समझ गए। तो जिनको ये बीमारी हुआ रहता है उनसे अगर कुछ लिखवाएंगे तो उनका हाथ वो जो है वो इस तरह से हिलता डुलता हुआ चलेगा, समझ गए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे अगर कहेंगे अपना नाम लिखिए, तो अगर उनको वो बीमारी नहीं रहेगा तो वो एकदम अच्छे से वो नाम को लिख लेंगे अंकित चतुर्वेदी। लेकिन अगर उनको प्रॉब्लम रहेगा वो इस तरह से उनका हाथ कांपता रहेगा। ये बात सही है,
ये आप कभी भी चेक कर लेना कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, हाथ पैर कांपता है उनका, तो कभी भी आप लिखवा करके देख लीजिएगा, तो वो नॉर्मल रूप से नहीं लिखेंगे, नॉर्मल रूप से बना नहीं पाएंगे, उनका हाथ इस तरह से हिलता डुलता रहेगा। समझ गए? तो ये होता है कि उनको ट्रिमर डिजीज हो गया है। समझ गए? तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को ट्रिमर हो गया है, मतलब उनका अगर हाथ पैर कांप रहा है तो वो ये सारे लक्षण उनके अंदर देखा जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, ये क्यों कांप रहा है, इसका मेन कारण क्या है? तो चलिए अब आप लोगों को कारण भी बता देते हैं कि कौन कौन से कारण की वजह से ये देखा जाता है हाथ पैर कांपते हैं। पहला जो कारण होता है, मेन कारण, इंपॉर्टेंट जो कारण होता है, जो कि ज्यादातर लोगों में देखा जाता है, वो होता है जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री। मतलब पिता का अगर हाथ पैर हिलता है, एज जाते जाते, ओल्डर एज में होते होते उनके पिता का हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, तो उनके बच्चों में भी वो लक्षण देखा जा सकता है। समझ गए? और ये मैंने देखा है, ये मैंने खुद देखा है कि एक लोग थे, उनका हाथ पैर हिलता था, उन एकदम बुजुर्ग हो गए थे, तब भी उनका हाथ पैर हिल रहा था। और ज़्यादातर जब उनका डेथ हो गया और उनके बच्चे बड़े हुए, उनके बच्चों में भी ये लक्षण दिखाई दे रहा है। अब हल्का फुल्का उनके बच्चों का भी हाथ हिल रहा है। तो कुछ ये जेनेटिक भी होता है, कभी कभी जेनेटिक में भी देखा जाता है कि उन लोगों को हो जाता है, पिता को है तो बच्चों में भी देखा जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के द्वारा भी ये हाथ पैर हिलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी देखा जाता है। पार्किंसन डिजीज में भी देखा जाता है कि मरीजों का हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, वो देखा जाता है। ब्रेन में अगर इंजरी हो गया है, चोट वोट लग गया है, तो उसके वजह से भी देखा जाता है कि क्या होता है, उनके हाथ पैर हिलते हैं। मरकरी पॉइजनिंग के कारण भी देखा जाता है उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण से भी देखा जाता है हाथ पैर कांपना। लीवर या फिर किडनी अगर किसी का फेल हो जाता है तो उसमें भी देखा जाता है कि उनका हाथ पैर कांप रहा है। अगर किसी को एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक आया हुआ है तो उसमें भी देखा जाता है कि पेशेंट का हाथ पैर कांप रहा है। और क्या होता है, ओल्डर एज, मतलब जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तो ओल्डर एज में भी ज़्यादा एज के हो जाते हैं, तो उस एज में भी देखा जाता है बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका हाथ पैर कांपता रहता है। तो ओल्डर एज में भी देखा जाता है। ये कुछ मेडिसिन अगर साइड इफेक्ट दिखा देता है तो उनके वजह से भी ये देखा जाता है कि उनके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। विटामिन डी की कमी के द्वारा भी देखा जाता है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी होना, समझ गए? तो विटामिन डी की कमी के द्वारा भी देखा जाता है कि मरीज को क्या हो रहा है, उनका हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, तो ये भी देखा जाता है। कैल्शियम इन ब्रेन, अगर ब्रेन में कैल्शियम चला जाता है, वो चला जाता है, तो उसके वजह से भी देखा जाता है कि ट्रिमर हो जाता है, मतलब हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, तो ये भी एक कारण होता है। तो इतने सारे, देखिए आपको यहां पर 13 कारण बताए हैं, भी नहीं लिख रहे हैं, यहां पर 13 काजेज आप लोगों को बताए हैं, जो कि किसका कारण होता है, ट्रिमर का कारण होता है, हाथ पैर कांपने का ये कारण होता है। समझ गए? इतना तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ट्रिमर मतलब हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, तो इसे ट्रिमर कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये तो सबको पता चल गया। उसके बाद होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये भी आपको बता दिए। होने का क्या कारण होता है, ये भी आपको बता दिए। तो अगर मान लीजिए किसी को ये बीमारी का लक्षण दिख रहा है कि उनका हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, तो क्या उनको ट्रिमर डिजीज हुआ है? इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं। तो कौन से टेस्ट किया जाता है, चलिए अब आप लोगों को टेस्ट के बारे में भी बता देते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का हाथ कांप रहा है, क्या कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, तो ये कांपने का क्या कारण होता है वो तो पता चल गया। कांपने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं वो भी पता चल गया। लेकिन क्या उनको ट्रिमर डिजीज हुआ है, उसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल टेस्ट होता है, ब्रेन सिटी स्कैन MRI होता है, ये भी कराया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपसे पूछताछ करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप हमारे पास आए, हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप हमें आंसर देंगे। आपका नाम क्या है, आपके अंदर क्या क्या दिक्कत देखा जा रहा है, आपका एज क्या है, समझ गए? तो जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे और जो आंसर आप हमें दे रहे हैं, इस टेस्ट को बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के माध्यम से भी पता लगाया जाता है, और रीडिंग एंड ड्राइंग के माध्यम से भी पता लगाया जाता है कि उनको ट्रिमर हुआ है कि नहीं। अब रीडिंग एंड ड्राइंग में क्या आपको बताएं कि जैसे आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे मेडिकल के छात्र हैं, ठीक, वैसे ही आप यहाँ पर डॉक्टर हैं और आपसे कोई आकर के कहता है हमारा हाथ पैर कांप रहा है और क्या करें, क्या कुछ दवा दे दीजिए, तो हम कहेंगे लगता है इनको ट्रिमर हो गया है और इसको हमें कंफर्म करना है। तो आसानी से कंफर्म करने के लिए कहेंगे, एक कॉपी देंगे उनको और कहेंगे अपना नाम लिख करके बताइए। तो अगर वो अपना नाम सही से बिना हाथ हिलाए लिख लेंगे तब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो नाम इस तरह से हिलाते डुलाते लिख रहे हैं, इस तरह से ANKIT, तो मतलब उनको प्रॉब्लम है। या फिर मान लीजिए आपके पास तो सब पढ़े लिखे नहीं आएंगे, तो उनको इस तरह से कहिए, इस तरह से बनाइए। तो वो अगर इस तरह से भी नहीं बना पाते हैं, उनका हाथ कांप रहा है, इस तरह से हिल डोल रहा है, मतलब आप इसी से अनुमान लगा लेंगे कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो ये कुछ टेस्टिंग होता है जिसके माध्यम से कंफर्म किया जाता है कि इनको ट्रिमर हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ गए? तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ऐसा कोई नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम आपके ही भाषा में मैं यहाँ पर समझाता हूँ, जिससे कोई भी छात्र ऐसा ना रहे जिनको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए। अब आप लोगों को इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जो लोग अभी तक ध्यान से नहीं देख रहे थे तो प्लीज अब आप लोग ध्यान से देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आप लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं। और ट्रीटमेंट में मेडिसिन का नाम क्या है, इनका डोज क्या है, वो सारी बात आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। नहीं तो अगर डोज में गड़बड़ी करेंगे, दवा दूसरा दे देंगे, तो वो साइड इफेक्ट कर देगा। तो इस बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और दवा के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पूरी वीडियो को, इधर नहीं कि आप लोग थोड़ा सा भगा दे रहे हैं, पीछे कर दे रहे हैं, तो ऐसे करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। समझ गए? और कोशिश यही रहे कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार पूरी वीडियो को जरूर देखना, और तब लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स करके बताना कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। नहीं लगा अच्छा तो भी बताना, और अच्छा लगे तो भी बताना, लेकिन आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा। समझ गए? चलिए, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, तो उसके इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयां प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, कौन कौन सा यूजफुल मेडिसिन होता है, उनके बारे में अब आपको बताने जाना है। पहली बात तो ट्रीटमेंट के तौर पर कुछ थेरेपी होता है, जैसे कि फिजिकल थेरेपी किया जाता है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, जिसको 60 वर्ड में क्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे PT बोल देंगे, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी ST बोलते हैं इसे, ठीक। OT बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। तो ये कुछ थेरेपी होता है जिनके माध्यम से भी ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। और कुछ सर्जरी भी होता है इनका, जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी ऑप्शन, ये सर्जरी के माध्यम से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ और भी बातें होती हैं, वो भी जान लीजिए। फिर आप लोगों को मेडिसिन के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। तो ये दो बात समझ में आया कि नहीं, कौन कौन से थेरेपी होते हैं। पहले आप लोगों को फिजिकल थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनके माध्यम से भी इसका ट्रिमर का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक। उसके बाद सर्जरी भी होता है, कभी कभी सर्जरी के माध्यम से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी ऑप्शन। समझ गए? तो ये होता है। कुछ मेडिसिन भी होते हैं, जैसे कि प्रोपेनोल टैबलेट। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है ट्रिमर के केसेस में। अगर किसी का हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, तो उसमें इस मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 40 से 80 mg तक वो ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो डोज होता है वो होता है 160 mg तक वो ले सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो दिन भर में इसको BD से QID ले सकते हैं। BD का मतलब होता है दिन भर में 2 बार दवा खा सकते हैं, 2 से 4 बार ये दवा को ले सकते हैं। समझ गए आप लोग? जैसे मान लीजिए आपने 40 mg का टैबलेट लिया, तो 40 mg का टैबलेट आपने लिया, और मैक्सिमम डोज आप लोगों को एक दिन में 160 तक लेना है। तो दिन भर में अगर 4 बार ले रहे हैं तो 40 × 4 कर दीजिए, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, अगर 40 mg का ले रहे हैं तब। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 10 ही mg का लिया, तब भी कोई बात नहीं, 2 से 4 बार इसको ले सकते हैं। समझ गए? तो ये हो गया। अगले मेडिसिन के बारे में भी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अगला मेडिसिन दोस्तों जो होता है वो होता है प्राइमेडोन टैबलेट। प्राइमेडोन टैबलेट जो होता है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। समझ गए? जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये मेडिसिन होता है। किसके लिए? ट्रिमर के लिए, जिसका हाथ कांपता है, पैर कांपता है, ट्रिमर डिजीज उनको हुआ है। तो उस केसेस में डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि मायोस्लिन के नाम से ये फेमस होता है। समझ गए? अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 100 से 200 mg तक का दिन भर में ये 2 बार ले सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम को। BD का मतलब होता है दिन भर में 2 बार लेना। समझ गए आप लोग? तो ये बातें हो गई। और मेडिसिन के बारे में चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी का हाथ पैर कांप रहा है तो उसमें और कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो होता है एलप्राजोलम टैबलेट, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का, यहाँ पे जो नाम के बगल में साइड में लिखा रहता है IPBP USP, ये फार्माकोपिया का बताता है। इसीलिए इसको भी आपको बता देता हूँ साथ साथ में, जिससे कोई भी चीज़ आपको ऐसा ना रहे कि समझ में ना आ जाए कि देखिए एलप्राक्स के नाम से ये फेमस होता है। इसका कंपोजिशन होता है एलप्राजोलम टैबलेट। ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, जो कि ये 0.5 mg का दवा है। तो इसमें कोई ऐसा चीज रह गया जो नहीं समझ में आ रहा है? ये मेडिसिन एलप्राजोलम है। तो सारी बात आपको बता दी है। तो कोई भी दवा उठाएं तो उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज रहे। इस तरह का मेडिकल छात्र आपको बनना है। और सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल का मेन एम यही है कि आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि ये क्या लिखा गया है,
तो आप उनको यही नहीं, इसमें जो चीज़ लिखा गया है एक के साथ 10 एग्जाम्पल आपको फ्री में देना है उनको। इस तरह का मेडिकल छात्र आपको बनना है और यही मेन एम है हमारा, समझ गए। तो एलप्राजोलम जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है ट्रीमर के केसेस में, समझ गए। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 0.25 से लेकर के 1 mg तक ये दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं। जैसे कि 0.5 mg का है तो इसको दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं, समझ गए। अब 2 से 3 बार नहीं किए, जैसे मान लीजिए हमने 9 बजे खा लिया, एक 10 बजे खा लिया, एक 11 बजे खा लिया, ऐसे नहीं। एक आपको सुबह खाना है, एक टैबलेट दोपहर को खाना है और एक टैबलेट रात में खाना है। इस तरह से डोज को खाया जाता है, समझ गए आप लोग। कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ पे आ रहा है, सबको समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ अगले मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं जो कि है क्लोनाजीपैम, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है अगर किसी का हाथ पैर कांप रहा है उसमें, समझ गए। ये क्लोरेस्ट के नाम से फेमस होता है, इसका कंपोजिशन होता है क्लोनाजीपैम। अगर इनके डोज के बारे में हम बात करें तो इनका डोज होता है 0.5 mg से 5 mg तक, दिन भर में ये 2 से 3 बार ले सकते हैं, समझ गए आप लोग। तो ये हो गया, ये भी अपना इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं यही बता रहा हूँ कि जो फार्माकोपिया होता है ये 3 कैटेगरी में देखा जाता है। एक होता है आईपी, एक होता है बीपी और एक होता है यूएसपी। तो अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, और वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये 3 बात आपको पता रहना चाहिए। तो इसके बारे में दवा उठाएंगे और यहाँ पर ये चीज़ लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे। दवा कितने mg का है ये यहाँ पर लिखा रहता है, दवा का कंपोजिशन क्या है वो यहाँ पर लिखा रहता है, दवा का नाम क्या है वो यहाँ पर लिखा रहता है, और किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है वो कोने में साइड में लिखा रहता है। बस यही 4 बात आपको याद रखना है, समझ गए। ये होता है। इसी के साथ चलिए अगले मेडिसिन के बारे में भी आपको बताते हैं। अगला जो टैबलेट है वो है मीटाजीपाइन टैबलेट, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है, जो कि मीटाज के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? मीटाज के नाम से फेमस होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। यूज किया जाता है अगर किसी का हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, ट्रीमर डिजीज हुआ है, तो उस केसेस में ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 15 से 45 mg तक दिन भर में इसको लिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए 45 mg तक आप ले सकते हैं। ये 15 mg का टैबलेट है तो दिन भर में इसको 2 से 3 बार ले सकते हैं। 15 × 3 करिए, कितना होता है? 45 होता है, मतलब 45 mg तक आप ले सकते हैं। तो दिन भर में इस दवा का डोज की बात करें तो दिन भर में 2 से 3 बार इसको आप ले सकते हैं, समझ गए। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर, एक टैबलेट शाम को। ये बातें हो गई। चलिए और मेडिसिन के बारे में आपको बता देते हैं। और मेडिसिन जैसे कि क्या हो गया, अगला मेडिसिन जो है वो है टोपिरामेट टैबलेट, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, जो कि 25 mg का है। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है अगर किसी का हाथ पैर कांप रहा है, जो कि टोपामैक के नाम से फेमस होता है, समझ गए। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 25 mg का अगर ये है तो इसको दिन भर में 1 बार लिया जाता है, समझे आप लोग। ये हो गया। उसके बाद और जो मेडिसिन होता है वो होता है गाबापेंटिन टैबलेट। ये भी इंडियन फार्माकोपिया का होता है। ये 100 mg का टैबलेट है। कितने mg का? 100 mg का, जो कि गाबापेन के नाम से फेमस होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है अगर किसी का हाथ पैर कांप रहा है तो उसमें, समझ गए। और गाबापिन जो होता है, इनके डोज के बारे में बात करें तो ये 100 से 300 mg तक दिन भर में 1 बार लिया जा सकता है, समझ गए। 100 mg का खा रहे हैं या फिर 300 mg का खा रहे हैं, 100 mg का खा रहे हैं तो दिन भर में 1 से 2 बार ले सकते हैं, और 300 mg का अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो दिन भर में 1 बार ही इसको लिया जाता है, समझ गए। तो ये इस मेडिसिन का डोज हो गया। चलिए इसी के साथ कुछ और भी मेडिसिन के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि अगला मेडिसिन है लेवेट्रासिटम टैबलेट। क्या है? लेवेट्रासिटम टैबलेट। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है अगर मान लीजिए किसी का हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, तो लेवेट्रासिटम भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है, समझ गए आप लोग। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है लेवेट्रासिटम का, जो कि ये 250 mg का टैबलेट है। कुछ और भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि विटामिन डी कैप्सूल हो गया या फिर विटामिन डी का ये हो गया। तो दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अगर इनके डोज की बार। अच्छा, इसका डोज आप लोगों को नहीं बताया क्या? लिवेरा का जो डोज होता है इसका डोज आपको बता देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे इसका डोज छूट गया। ठीक, देखिए लिवेरा का जो डोज होता है अगर मान लीजिए 250 mg का है तो 250 से 750 mg तक
आप इसको दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। जैसे कि 250 mg का टैबलेट है तो इसको दिन भर में 2 बार लेंगे तो 250 एक बार लिए, सुबह एक टैबलेट, और 250 mg का एक टैबलेट शाम को लिए तो 500 mg हो गया। एक टैबलेट अगर और भी ले लेते हैं, दिन भर में 3 बार ले लेते हैं, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को, तब भी ये कोई अलग इफेक्ट नहीं दिखाएगा। मतलब 750 mg तक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 ही बार प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, 2 ही बार इसको लिया जाता है। विटामिन डी कैप्सूल जो होता है, विटामिन डी ये जो हो गया विटामिन डी कैप्सूल, दोनों में से एक ही लिया जाता है। अगर विटामिन डी का आप ये ले रहे हैं स्केच ये वाला, या फिर विटामिन डी का कैप्सूल खा रहे हैं आप, तो सप्ताह में केवल एक ही बार इसको खाया जाता है। समझ गए? आपको बताया है ना, विटामिन डी की कमी के द्वारा भी देखा जाता है विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी की अगर किसी को कमी हो जाता है तो हाथ कांपता है, पैर कांपता है, ये सारी बात आपको बताएं। तो उसको ठीक करने के लिए विटामिन डी कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? सब समझ में आएगा एकदम आसान भाषा में। कुछ और भी मेडिसिन होता है, जैसे कि क्या होता है, ये माइकोनरी फोर्ट क्या होता है, यहां पर इसका नाम देखिए। इसका कंपोजिशन तो बहुत सारे हैं। माइकोनरी फोर्ट, इसमें कंपोजिशन की बात करें तो मेथिल कोबलामिन हो गया, बेनफोटामाइन हो गया, पाइरोडॉक्सिम हाइड्रोक्लोराइड हो गया, उसके बाद इंसोस्टाल हो गया, अल्फा लिपोलिक एसिड हो गया, फोलिक एसिड कैप्सूल, ये सारी चीज मिलकर के आपका बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मेकोनरी फोर्ट। समझ गए? जो कि किसके लिए होता है? नर्व के सप्लीमेंट के लिए ये होता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अगर किसी का हाथ कांप रहा है, अगर किसी का पैर कांप रहा है, तो उसके लिए ये भी यूजफुल मेडिसिन होता है। और आप लोग जानते हैं एक और होता है न्यूरोबियान फोर्ट, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, न्यूरोबियान फोर्ट के बारे में, जिसमें कंपोजिशन की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें। समझ गए? जो कि ये भी नर्व के सप्लीमेंट होता है। समझ गए? अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 टैबलेट खाया जाता है। समझ गए? अगर आज आपने 1 टैबलेट खाया तो कल आप 1 टैबलेट खाएंगे। ये नहीं कि 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम खाना है, एक ही टैबलेट दिन भर में खाना है। समझ गए? उसी तरीके से मोकनरी फोर्ट का भी 1 ही टैबलेट खाया जाता है, इसका भी डोज सेम ही होता है। समझ गए? ये बातें हो गई। कुछ और भी दवाइयां होता है, कौन सा? होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि होता है, क्या होता है? गेल्सियम सेम्प्रेवेनेस। समझ गए? इनका थोड़ा सा नाम भी खतरनाक होता है होम्योपैथिक का। तो अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर ऐसा भी मेडिकल छात्र है जो कि होम्योपैथिक का डॉक्टर है, तो उनको भी ये जानना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी का हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, तो आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन आपको भी ये जानकारी रहना चाहिए ये इसका नाम है, और इसके नाम से अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आता है। कुछ एसबीएल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है तो वो ये होता है, और कुछ ये होता है। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया। कुछ और भी होते हैं, वो भी जान लीजिए। लास्ट में महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, उसको सुन करके ही जाइएगा। और क्या होता है? कुछ और जो होता है ये आपको समझा दिए ना। हाँ, इनके डोज के बारे में आपको नहीं बताया दोस्तों, डोज भी सुन लीजिए। गेल्सियम जो होता है, इनके डोज के बारे में बात करें तो 3 से 5 ड्रॉप दिन भर में 2 से 3 बार वाटर में डाल करके इसको लिया जाता है। 3 से लेकर के 5 ड्रॉप। आप कहेंगे ड्रॉप कैसे निकलेगा? यहां पर आता है, इसको पलटेंगे तो बूंद बूंद करके ये गिरेगा, तो केवल 5 ड्रॉप ही गिराएंगे। समझ गए? और दिन भर में 2 से 3 बार इसको लिया जाता है। अगला जो मेडिसिन है वो है एगरिकस म्यूकरेस। समझ गए? अब इसी नाम से ये भी है और इसी नाम से ये भी है, दोनों सेम ही मेडिसिन है, लेकिन इनको अलग अलग के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इनकी अगर डोज के बारे में बात करें तो इनका भी डोज सेम होता है, 3 से 5 ड्रॉप लेना है, वो भी दिन भर में 2 से 3 बार पानी में डाल करके। समझ गए? कुछ और भी होते हैं, उसको भी जान लीजिए, फिर आपका लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। और क्या होता है? वो होता है प्लम बम, और क्या है? प्लम बम मेटालिसम। अब देखिए ये भी इनका नाम है, यहां पर भी वही नाम लिखा गया है, दोनों का नाम सेम है, बस कवर अलग अलग है। समझ गए आप लोग? ये बातें हो गई। इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका भी डोज सेम होता है, 3 से 5 ड्रॉप लेना है, दिन भर में 3 बार, 2 से 3 बार, वो भी पानी में डाल करके। समझ गए? अब कोई ऐसा नहीं है जिन्हें कुछ ऐसा पॉइंट रह गया जो नहीं समझ में आया है, कोई ऐसा नहीं होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, और चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस आपके एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपके लिए सोचता हूं कि कल और भी बेहतरीन आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं। तो प्लीज हमारे लिए ऐसे ही मोटिवेशन आप बनाए रखें, और अच्छे से अच्छे कमेंट और अच्छे से अच्छे सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम में सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करके वो हमसे जुड़ सकते हैं।